गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का इतिहास में पाठ्यक्रम के हिसाब से जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अब किसी भी सभ्यता और समाज के अध्ययन के लिए हम कौन सी अध्ययन प्रणाली अपनाते हैं या किस तरह से हम उस सभ्यता समाज का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अध्ययन प्रणाली जो हम लोग यूज करते हैं वो मुख्यतः दो तरह की अध्ययन प्रणाली यूज की जाती है। एक तो लंबवत अध्ययन प्रणाली, जिसे आप हॉरिजॉन्टल स्टडी भी बोलते हैं। दूसरा समांतर अध्ययन प्रणाली। देखो, क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हम स्टडी किस पैटर्न पे करेंगे और कैसे हम चीज़ों को जोड़ेंगे। तो अध्ययन की प्रणालियाँ दो तरह की होती हैं, एक लंबवत अध्ययन प्रणाली और एक समांतर या क्षैतिज अध्ययन प्रणाली। अब लंबवत अध्ययन प्रणाली में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक का आप विभिन्न पहलुओं को, किसी भी टॉपिक के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। कोई भी टॉपिक आप लेते हैं, लंबवत अध्ययन प्रणाली में किसी भी टॉपिक के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब जब ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो जब आप दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके भी विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसी तरह से तीसरा टॉपिक, तो सारे टॉपिक जब शुरू होते हैं, जब बंद होते हैं तो क्लोज हो जाते हैं, दूसरे से उनका अंतः संबंध हम विकसित नहीं कर पाते। हम लोग जिस पद्धति का यूज करेंगे वो होगी समांतर अध्ययन प्रणाली या क्षैतिज अध्ययन प्रणाली। इसमें क्या होगा कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए परिवर्तन के पहलुओं को रेखांकित करेंगे। इसमें हम लोग एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ते हुए परिवर्तन के पहलुओं को रेखांकित करेंगे। तो अध्ययन की जो दो प्रणालियां हैं, लंबवत और क्षैतिज, हम लोग यूज किसका करने वाले हैं? क्षैतिज अध्ययन प्रणाली का। क्षैतिज अध्ययन प्रणाली में क्या होगा कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हर टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ेंगे और उसके परिवर्तन के जो पहलू हैं, जो उसका ट्रांजिशन फेज है, उसको हम रेखांकित करेंगे, जिससे परिवर्तन आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपको पूरी तरह से कन्फर्म होंगी और इतिहास पढ़ने में आपको मजा आएगा।
अब हम अध्ययन प्रणाली तो डिसाइड कर लिए, हम लोग अध्ययन प्रणाली कौन सी यूज कर रहे हैं। हम लोग अध्ययन प्रणाली क्षैतिज यूज करेंगे, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ेंगे और परिवर्तन के पहलुओं को रेखांकित करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनका यूज समझेंगे और इतिहास के पढ़ने का आनंद लेंगे। ये हमारी नई शिक्षा नीति के अनुकूल भी है। हमारी जो नवीन पाठ्य योजना है जिसमें भारत सरकार की 2005, उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा को स्कूल के दायरे में ही ना रखा जाए, उसको समाज से लिंक करके चीज़ों को सिखाया जाए जिससे बच्चों का नेचुरल विकास हो सके, जो क्षैतिज शिक्षा प्रणाली जिस मानक को पूरा करेगी। आगे देखते हैं कि हम एक समाज का, एक सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो किसी समाज या सभ्यता की व्याख्या हम कैसे करते हैं। किसी समाज या सभ्यता के अध्ययन के लिए हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और कैसे हम किसी समाज या सभ्यता के अध्ययन को शुरू करते हैं। अब देखें कि किसी भी समाज या सभ्यता के अध्ययन के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि समाज के बदलने की प्रक्रिया क्या रही। और समाज के बदलने की जो प्रक्रिया होगी उसमें दो शक्तियां काम करती हैं, एक तो होती है बौद्धिक शक्ति और एक होती है भौतिक शक्ति। क्योंकि भौतिक शक्ति अस्थायी होती है, इसलिए समाज के परिवर्तन के पहलू का अध्ययन करने के लिए भौतिक शक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भौतिक शक्ति का मतलब समाज की उत्पादन पद्धति, मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के उत्पादन पद्धति का हम ध्यान देते हैं। तो समाज के बदलने की प्रक्रिया कैसी रही, किसी भी समाज या सभ्यता के अध्ययन के लिए यह सबसे जरूरी पहलू होता है कि उस समाज के बदलने की प्रक्रिया कैसी रही। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम लोग ये देखेंगे कि समाज बदला कैसे। और एक चीज ये भी जानिए कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसके सारे पहलुओं का अध्ययन करना है, तो हमको उसके पूर्ववर्ती सभ्यता, जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी, उसके उत्पादन पद्धति, उसके समाज की जानकारी हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्हीं उत्पादन प्रणालियों पर ही यह विकसित सभ्यता खड़ी हुई होगी। तो हमको अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक पद्धति का अध्ययन करना है, कि सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना है, तो इसके अतीत में चलना होगा और देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन कैसे संपन्न हुए। तो समाज को बदलने की प्रक्रिया हम लोग देखना चालू करते हैं कि इसके पूर्व में समाज बदलना कैसे चालू हुआ। तो किसी भी सभ्यता या समाज के अध्ययन के लिए सबसे पहले हम लोग उस समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं। किसी भी समाज के परिवर्तन की प्रक्रियाओं में दो शक्तियां काम करती हैं, एक तो होती है बौद्धिक शक्ति, जो कि प्रतिफल होती है दूसरा होती है भौतिक शक्ति। तो इस भौतिक शक्ति के अध्ययन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, इसी का प्रतिफल होता है फिर बौद्धिक शक्ति। इस पर अधिक बल दिया जाता है। किसी समाज के बदलाव की प्रक्रिया के लिए दो शक्तियां उत्तरदायी होती हैं, एक समाज में बौद्धिक शक्ति काम करती है और एक भौतिक शक्ति काम करती है। भौतिक शक्ति का ही प्रतिफल बौद्धिक शक्ति होती है, इसलिए समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सबसे ज्यादा बल देते हैं भौतिक शक्ति पर।
भौतिक शक्ति हमको बताती है समाज की उत्पादन पद्धति कैसी रही, समाज की उत्पादन पद्धति कैसी रही, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहा। तो इस शक्ति में जो हम लोग आएंगे तो इसमें ये हमको मालूम होगा कि समाज की उत्पादन पद्धति कैसी रही, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहा। मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहा। अब ये जो उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन पद्धति है, इसमें कौन कौन से अवयव हैं, इनकी भी जानकारी आपको आवश्यक है कि समाज के कौन कौन से अवयव, कौन कौन से घटक इस उत्पादन प्रणाली में सहयोग करते हैं या इस उत्पादन प्रणाली के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस बात की भी हमको जानकारी होना चाहिए किसी भी सभ्यता या समाज के अध्ययन के लिए। तो जो उत्पादन पद्धति या उत्पादन प्रणाली में पहला अवयव होता है वह होती हैं तकनीकी शक्तियां। ये देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार मानव इनको विकसित करता है। किसी भी सभ्यता का मानव उसकी देश काल परिस्थिति के हिसाब से इन शक्तियों को, तकनीकी शक्तियों को विकसित करता है। दूसरा होता है कि केवल तकनीकी शक्तियां ही उत्पादन प्रणाली के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं, इनके लिए जमीन भी चाहिए, चारागाह भी चाहिए, फैक्ट्री जैसे संसाधन भी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य ये सब पढ़ना है। तो तकनीकी शक्तियां ही केवल किसी समाज या सभ्यता की उत्पादन प्रणाली की व्याख्या नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपको वहां की जमीन, वहां के चारागाह, क्योंकि पशुधन की आवश्यकता उस समय बहुत ज़्यादा थी, वहां की फैक्ट्रियां, मतलब वहां के जो उत्पादन संबंधी अन्य गतिविधियां थी व्यापार वाणिज्य की, वो कैसी थी, आदि जैसे संसाधनों का भी आवश्यकता होती है, वो भी इसके अवयव होते हैं। केवल तकनीकी शक्तियां ही मोड ऑफ प्रोडक्शन को नहीं प्रदर्शित करती हैं, इसमें और भी होंगी। इसमें होगी जमीन, चारागाह, जमीन, चारागाह, फैक्ट्रियां, आदि आदि साधन भी इसके अवयव होंगे। अब जमीन पर कृषि करना है तो आपको श्रम शक्ति चाहिए, पशुबल चाहिए। पशुबल जीवित कैसे रहेगा, उसके लिए चारागाह चाहिए। और श्रम शक्ति आपको मिलेगी कहां से, तो श्रम शक्ति भी जरूरी होती है इसके लिए। तो एक चीज और आती है, किसी समाज के परिवर्तन या उत्पादन प्रणाली को अध्ययन के लिए वो होती है श्रम शक्ति। तो देखें, तकनीकी शक्ति जो भौतिक अवयव हैं, जमीन, चारागाह, फैक्ट्रियां, देश काल परिस्थिति या जिस सभ्यता का आप अध्ययन कर रहे हैं उसके भौतिक साधन कौन से हैं, इनको आप देखिएगा। फिर वहां श्रम शक्ति कैसी है और कैसा उत्पन्न होती है। श्रम शक्ति में मानव उस समय था, तो इसके लिए यह जरूरी था कि लोग बराबर पैदा होते रहे, क्योंकि श्रम शक्ति जिस सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस सभ्यता के अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी पूर्ववर्ती उत्पादन प्रणाली को हम समझ रहे हैं। अगर कांस्य युगीन से ताम्र पाषाण कालीन उत्पादन पद्धति को अगर हम समझ रहे हैं, तो उसमें मानव श्रम ही मेन था, मानव शक्ति ही ज्यादा थी, मानव श्रम ही ज्यादा था। तो इसके लिए यह आवश्यक होता था कि मानव बराबर पैदा होता रहे। पैदा होता रहे, श्रम शक्ति के लिए यह जरूरी था। अब मानव बराबर जब पैदा होता रहेगा तो विवाह जैसी संस्था
का भी कुछ इसमें योगदान हो जाएगा। विवाह जैसी संस्थाएं भी इसमें डेवलप होंगी, विवाह जैसी संस्थाओं का भी इसमें योगदान होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समाज की उत्पादन पद्धति से चीजें कहां से कहां तक बदल रही हैं, समाज कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तकनीकी शक्तियां आ रही हैं, तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। तकनीकी परिवर्तन के लिए भौतिक साधन चाहिए, तो भौतिक साधन में भी समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे उसमें प्रतिफल मिले, उत्पादन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो सके। फिर श्रम शक्ति चाहिए इसके लिए, तो श्रम शक्ति के लिए यह है कि मानव, क्योंकि उस समय श्रम शक्ति था, तो मानव बराबर पैदा होता रहे, मानव बराबर पैदा होता रहे, इसलिए समाज में विवाह जैसी संस्थाओं की भी जरूरत या आवश्यकता महसूस हुई, और विवाह जैसी संस्थाओं ने भी इस उत्पादन पद्धति में अपना योगदान किया। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये उत्पादन पद्धति मतलब आर्थिक परिवर्तन। समाज में उत्पादन प्रणाली को समझना है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझना है, इसका मतलब आर्थिक परिवर्तन की बात ज्यादा होती है। आर्थिक परिवर्तन को किसी भी समाज के परिवर्तन, किसी भी सभ्यता के अध्ययन में अगर इंपॉर्टेंस देनी होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है आर्थिक परिवर्तन को। तो परिवर्तन कैसे चलते हैं, इस बात को हम लोग आगे चलते हैं। अब जो बेस होगा किसी भी समाज के परिवर्तन का, वो होगा आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन, फिर आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करेगा। यह सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यह वैचारिक परिवर्तन जो है वह राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करेगा, राजनीतिक परिवर्तन समाज में कराएगा। राजनीतिक परिवर्तन समाज में कराएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन इसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त होंगे आपको। अब होगा क्या, किसी भी उत्पादन प्रणाली को जब आपको कायम रखना होगा, तो सामाजिक आधार जो प्राप्त हुआ हमको, जो परिवर्तन का सामाजिक आधार प्राप्त हुआ, इसमें समयानुसार परिवर्तन के लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रबंध करने पड़ेंगे। किसी भी समाज के परिवर्तन के लिए जो आपको आधार प्राप्त हुआ, उसमें समयानुसार परिवर्तन करने के लिए आपको सामाजिक और राजनीतिक प्रबंध करने पड़ेंगे। ध्यान दें, समाज के परिवर्तन के लिए आधार आपको आर्थिक परिवर्तन प्राप्त हुआ। यह आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहे, समय के साथ देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलती रहे, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि समाज में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होते रहे। समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होते रहे, और ये सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन को जन्म देगा, वैचारिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। और जब वैचारिक परिवर्तन होगा तो वह वैचारिक परिवर्तन देश काल परिस्थिति में एनालिसिस करेगा कि आपकी उत्पादन प्रक्रिया, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का होना जरूरी हो जाता है। इस तरह से समाज में ये बेसिक परिवर्तन होते हैं। समाज के परिवर्तन के लिए इन चरणों को हम ध्यान में रखते हैं। इंडस वैली में भी इसका ध्यान देंगे, उसके पहले की सभ्यताओं में उनके पहले चलेंगे,
वहां देखेंगे कि आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए। आर्थिक परिवर्तन हुए तो उसने सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से प्रभावित किया, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए समाज में। फिर उन्होंने वैचारिक परिवर्तन, किस तरह के वैचारिक परिवर्तन को जन्म दिया। विचार केवल किताब लेकर नहीं होता है, विचार व्यवस्था में झलकता है, तो किस तरह से व्यवस्था को परिवर्तन किया वहां के लोगों ने, यह आपको मालूम होगा। फिर इन वैचारिक परिवर्तनों ने, इन विचारों ने समाज में आर्थिक प्रक्रिया बराबर अनवरत चलती रहे, इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया होगा, मतलब राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया होगा। इस तरह से हम समाज के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। किसी भी समाज के बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी हमको हो जाती है, और किसी भी सभ्यता और समाज की व्याख्या के लिए उसके पहले के समाज की ये बेसिक जानकारी ही हमको उस सभ्यता और समाज से रिलेट करती है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये आर्थिक परिवर्तन जो हमको पढ़ने हैं, ये डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ने हैं कि या उनकी पूर्ववर्ती सभ्यताओं के पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हमारी क्षैतिज अध्ययन प्रणाली है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तन को समझना है हमको, तो हमको पीछे से चलना होगा कि ये परिवर्तन आखिर प्रतिष्ठित कहाँ से हुए, कहाँ से शुरू हुए, इसके पूर्ववर्ती काल में परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस बात की जानकारी के लिए हमको पीछे चलना होगा। अब आर्थिक परिवर्तन की जो शुरुआत होगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसकी जो पूर्ववर्ती सभ्यता होगी वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, मतलब तांबे और पाषाण के हथियारों का प्रयोग ज्यादा हुआ। यहां तांबे और टिन से मिला के इन लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया, मतलब तकनीकी परिवर्तन ज्यादा हुआ सिंधु घाटी के सभ्यता तक आते आते मानव में। तो हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक परिवर्तन इस ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के आर्थिक परिवर्तन से मिलने चालू होंगे, उसके बीज यहां से मिलेंगे, इसकी शुरुआत यहां से होगी। तो इस चरण में कैसा आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई, यहां से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की मेन सामग्री मिलने वाली है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कैसी हुई, मतलब आरंभिक कृषि और पशुपालन शुरू कहां से हुई। तो ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है, इसमें आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत कैसे हुई, देखो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप 9th 10th 11th में ये काल विभाजन पढ़ के आए होंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कांस्य युगीन क्या है, ताम्र पाषाण कालीन क्या है, और नव पाषाण क्या होगा, पूरा पाषाण काल क्या होगा, इस बात की आपको जानकारी होगी। तो ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती सभ्यता थी, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को एक आधार तैयार किया, वहां के आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई, या कृषि और पशुपालन आरंभिक जो था वो कैसे शुरू हुआ, इस बात का अध्ययन हम लोग करना चालू करते हैं। आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत ताम्र पाषाण कालीन युग में, मतलब नव पाषाण काल में मेनली ये शुरू हुआ। आरंभिक पशु कृषि और पशुपालन, आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत मतलब आरंभिक कृषि शुरू हुई एवं पशुपालन शुरू हुआ।
इसकी शुरुआत हुई नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल में जब ही यह दृष्टिगोचर हुआ तो उसे कहा जाता है नवपाषाण क्रांति। नवपाषाण क्रांति इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि लोग कृषि कर्म से परिचित हुए और कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी इन्होंने प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में लोग कृषि कर्म से परिचित हुए और कृषि कर्म के साथ साथ उन्होंने पशुपालन को भी प्रारंभ किया, जो कहलाता है नवपाषाण क्रांति। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में एक क्रांति ही थी वह, जिसने इस उत्पादन परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य के लिए एक आधार तैयार किया, जिसने एक आगे चल के एक विकसित सभ्यता के निर्माण की नींव रखी। तो यहां पर नवपाषाण काल में आरंभिक कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया नवपाषाण क्रांति। नवपाषाण क्रांति का मतलब मनुष्य इस काल में कृषि कर्म से परिचित हुआ, साथ ही साथ पशुपालन प्रारंभ हुआ। अब कृषि और पशुपालन जब प्रारंभ हुए तो मनुष्य अब खाद्य संग्राहक ही नहीं रहा। इसके पहले हम लोगों ने जब मानव सभ्यता का अध्ययन किया था तो मानव केवल खाद्य संग्राहक ही था। अपने खाने के लिए वो भोजन को प्राप्त करता था, कहीं से इकट्ठा करता था। अब मानव कृषि और पशुपालन से जब परिचित हुआ तो जमीन, मानव और पशु में एक संबंध स्थापित हुआ, जिस संबंध ने मानव को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि जमीन, मानव और पशु में एक संबंध समाज में स्थापित हुआ। इस संबंध ने क्या किया कि मनुष्य को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना दिया। हो गई ना क्रांति। केवल खाद्य उत्पादन करते थे आप, अब आप केवल खाद्य संग्रह करते थे, आप खाने के लिए आप चीजों को का संग्रह करते थे। अब आप खाने की चीजों को उत्पन्न करते हैं। ये चीजें फिर आगे क्या करेंगी? इसका प्रभाव बड़ा क्रांतिकारी हुआ। इसका प्रभाव मानव सभ्यता के लिए बड़ा क्रांतिकारी हुआ, उस समाज के लिए बड़ा क्रांतिकारी हुआ। मानव, पशु और भूमि के मध्य जो संबंध कायम हुआ, उस संबंध ने मानव को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना दिया। नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत हुई और अस्थायी निवास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। मतलब जो प्रारंभिक गांव थे, एक सामूहिक निवास की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया। एक सामूहिक निवासिक जीवन या पुराने गांव, जो किसी नगर के, कोई नगर विकसित हुआ, उस नगर के विकसित होने से पहले वहां पर कुछ बस्तियां बसी रही होंगी, उन बस्तियों से पहले कुछ घर बसे रहे होंगे, तो उसकी पृष्ठभूमि यहां तैयार हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित नगरीयकरण की पृष्ठभूमि यहां से तैयार हो गई। जब मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया तो उसे नियमित पशुपालन करना चालू कर दिया, नियमित कृषि करना चालू कर दिया, और नियमित कृषि और पशुपालन के लिए उसने अस्थायी निवास
बनाना प्रारंभ किया, अस्थाई निवास में रहना उसने शुरू किया। अब क्या हुआ कि ये नवपाषाण काल के जो क्षेत्र थे, नवपाषाण कालीन संस्कृत के जो क्षेत्र थे, नवपाषाण कालीन संस्कृत जो विकसित हुई उसकी मेन विशेषता यह थी कि मनुष्य ने इस काल में आरंभिक कृषि प्रारंभ की, पशुपालन प्रारंभ किया, आरंभिक बस्तियों का, आरंभिक अस्थाई निवास का प्रादुर्भाव दिखता है समाज में, मतलब गांव की संरचना विकसित होनी चालू होती हैं। फिर क्या हुआ होगा कि जब कृषि से उत्पादन अधिशेष हुआ होगा, कृषि से उत्पादन अधिशेष हुआ होगा मतलब अतिरिक्त उत्पादन हुआ होगा, उनके खाने से जो बच गया होगा कृषि में उत्पादन, उस उत्पादन के भंडारण की समस्या हो गई होगी, तो फिर मृदभांड तैयार हुए होंगे। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन तैयार हुए होंगे, जिसमें उन अतिरिक्त अधिशेष अनाज जो उत्पन्न होते थे उनका संग्रह किया जाता था। तो इस तरह से ये आर्थिक गतिविधियां चल रही थी। अब हम लोग देखते थे कि ये नवपाषाण कालीन संस्कृति जो है वह किन क्षेत्रों में विकसित हुई, इसका भी अध्ययन हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के लिए बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि यही वो क्षेत्र होंगे जिन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई होगी। विकसित नगरीयकृत सभ्यता इसी क्षेत्र में विकसित हुई होगी जिस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन संस्कृति के आरंभिक कृषि और पशुपालन और अस्थाई निवास के साक्ष्य आपको मिले होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि नवपाषाण कालीन जो संस्कृति है हमारी, उसके क्षेत्र कौन कौन से थे। उस समय भारत के किस क्षेत्र में, किन क्षेत्रों में ये नवपाषाण कालीन संस्कृति विकसित हो रही थी? तो इसमें पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का में जो भाग पड़ते हैं वो अफगानिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जो बलूचिस्तान में पड़ता है, जो पश्चिम पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र बलूचिस्तान का भाग पड़ता है, वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नवपाषाण कालीन संस्कृति के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा था। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र इस संस्कृति का हिस्सा है। अगला जो क्षेत्र होता है, अब आप ये देखिए कि ये जो क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहीं पर मेहरगढ़ बस्ती मिली है। पहले मेहरगढ़ बस्ती इसी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिली है, जहां गेहूं के उत्पादन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बस्ती यहीं पर मिली है, इसी क्षेत्र में। गेहूं के उत्पादन का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहां पर। अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि यह क्षेत्र में कृषि परिवर्तन कैसे हो रहा है। गेहूं के उत्पादन का क्षेत्र अगर मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि
यहाँ पर कृषि का प्रारंभ हुआ होगा। कृषि के प्रारंभ के लिए जमीन मतलब भूमि, मनुष्य और पशु में एक संबंध कायम हुआ होगा। उस संबंध के फलस्वरूप अस्थाई बस्ती का विकास हुआ होगा। तब गेहूं के उत्पादन के ये साक्ष्य यहां से मिलने चालू हो रहे हैं। मतलब एक बस्ती बस रही है जिस बस्ती में आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के चरण आपको दिख रहे हैं। दूसरा है उत्तर क्षेत्र। कश्मीर का क्षेत्र इसमें आता है। कश्मीर का क्षेत्र इसमें आता है। बुर्ज होम और गुफ करल, दो बस्तियां यहां पर आपको दिखाई देती हैं। इन दोनों बस्तियों से सामाजिक जीवन कैसा था, इनके समाधान से हथियार जो मिले हैं उनसे तकनीकी परिवर्तन हमको समाज में दिखाई देते हैं कि उत्तर क्षेत्र में कश्मीर घाटी का क्षेत्र, कश्मीर घाटी के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थल, एक तो बुर्ज होम और गुफ करल, जहां से सामाजिक जीवन के परिवर्तन के चिन्ह हमको दिखते हैं। अगला है दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अगला क्षेत्र जो हमारा दिखता है वो दिखता है दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपका इलाहाबाद आता है, मिर्जापुर आता है, बेलन नदी की घाटी आती है जहां कोलडीवा है और चौपानी मोड़ा है। इसमें मेनली आपका इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र, मिर्जापुर, बेलन नदी की घाटी, नदी की घाटी के क्षेत्र जो भी है इसमें कोलडीवा है मेनली। चावल की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कृषि परिवर्तन के चरण यहां भी दिखाई दे रहे हैं। अगला है मध्य पूर्वी क्षेत्र जो उत्तरी बिहार का होता है। चावल, मोटे अनाज के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र असम का है। फिर दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में जो पहली फसल के उगने का साक्ष्य मिलता है वो है रागी। दक्षिणी क्षेत्र में रागी की फसल, प्रथम फसल जो उगने का किसानों द्वारा साक्ष्य मिलता है वह मिलता है रागी का। तो अगले जो क्षेत्र आते हैं वो मध्य पूर्वी क्षेत्र जिसमें उत्तर बिहार का हिस्सा आता है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, मोटे अनाजों के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र असम के हिस्से आते हैं। फिर आपका दक्षिण क्षेत्र है जहां पर किसानों द्वारा उगाई गई प्रथम फसल का अगर साक्ष्य मिलता है तो वह मिलता है रागी का। इस तरह से ये क्षेत्र रहे हमारे नवपाषाणकालीन संस्कृति के। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आप समझ गए कि अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका, जहां आपको मेहरगढ़ बस्ती मिली, जहां से आपको गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिले। फिर आपका उत्तरी क्षेत्र, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, जहां बुर्ज होम गुफ कराल आपको क्षेत्र मिले, जहां आपको सामाजिक परिवर्तन
कि अध्ययन की चीजें आपको दिखती हैं, समाज के परिवर्तन की चीजें आपको दिखती हैं। अगला क्षेत्र है जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जहां इलाहाबाद है, मिर्जापुर आता है, बेलन नदी के घाटी के क्षेत्र आते हैं, चावल के उत्पादन के मिलते हैं और कुछ व्यापार वाणिज्य के भी साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पूर्वी क्षेत्र जिसमें उत्तरी बिहार का क्षेत्र आता है, चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, मोटे अनाजों की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। फिर पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है और दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र में पहली खाद्य फसल जो उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं वो है रागी की। तो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति के क्षेत्र हैं। अब ध्यान ये रहे कि नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर ही, इन्हीं क्षेत्रों में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसका मतलब आधार इन्हीं क्षेत्रों ने दिया सिंधु घाटी के पनपने का, सिंधु घाटी की एक नगरीय सभ्यता के विकसित होने का आधार इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। अब देखें फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ। नवपाषाण की क्रांति के जो ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में जो नवपाषाणिक कालीन क्रांति हुई, मतलब भूमि, मनुष्य और पशु के आंतरिक संबंध के फलस्वरूप मनुष्य जब कृषि संग्राहक से, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, मतलब उत्पादन प्रणाली में आर्थिक परिवर्तन की क्रिया संपन्न हुई, अस्थायी निवास शुरू हुआ, अस्थायी निवास शुरू हुआ, फिर उत्पादन अधिशेष जो हुआ उसके लिए इनमें मृदभांड बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कुछ समय के लिए अनाजों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके भंडारण के लिए मृदभांड के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। तो इसके फलस्वरूप समाज में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ और इस समाज ने क्या दिया, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस बात की चर्चा हम लोग आगे करते हैं। ये जो नवपाषाणिक क्रांति हुई, इसके फलस्वरूप तो पहला काम यह हुआ कि अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। कृषि क्रांति हुई, पशुपालन का विकास हुआ, भूमि, मनुष्य और पशुओं में एक संबंध स्थापित हुआ, अस्थायी बस्तियों का विकास चालू हुआ। उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। उत्पादन वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया उत्पादन वृद्धि ने। फिर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की जरूरत हुई, कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखे जाएं, जिनके लिए मृदभांड अस्तित्व में आए, मतलब मिट्टी के बर्तनों का निर्माण चालू हुआ। वह मिट्टी के बर्तन टिकाऊ हो, इसके लिए क्या हुआ कि उन्हें पकाया जाने लगा, उन पे पालिश की जाने लगी। आगे तकनीकी विकास के रूप में पत्थर के घृणित औजार बने, मतलब कृषि कार्य में वे औजार बने जिससे कृषि कार्य आसानी से हो। हालांकि हल की शुरुआत कृषि में यहां नहीं होती है, हल कृषि कार्य में यहां प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन तकनीकी विकास में पत्थर के घृणित औजार जो हैं वो शिकार और कृषि में प्रयोग होने लगे थे। संभवतः ये जो हुआ, इन सबसे सामाजिक विभाजन की शुरुआत हुई होगी। सामाजिक विभाजन ही किसी विकसित समाज की संरचना का सोपान होता है। जो सामाजिक विभाजन की शुरुआत किसी समाज में जहां से होती है, वहीं से उसके विकास के लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं, मतलब विकसित सभ्यता के बीज वहीं से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हुआ क्या क्या? एक समरी देखते हैं, नवपाषाण कालीन संस्कृत क्रांति के बाद हुआ क्या। इसके फलस्वरूप
पहला काम जो हुआ वो अस्थाई बस्तियों का विकास हुआ। अस्थाई बस्तियों का विकास हुआ। जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रोत्साहन हुआ। फिर खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखने की जरूरत महसूस हुई होगी। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की जरूरत महसूस हुई होगी। फिर मृदभांड अस्तित्व में आए होंगे। मृदभांड बने होंगे, मृदभांड अस्थायी रहे, इसके लिए तकनीकी विकास हुआ होगा। मिट्टी के बर्तन पकाए गए होंगे, उन पे पॉलिश की गई होगी। ये सब चीजें आगे बढ़ी होंगी, तकनीकी विकास भी इसमें आया होगा। अब तकनीकी विकास क्या हुआ? तकनीकी विकास में आगे कृषि पशुपालन में तकनीकी विकास में क्या हुआ होगा कि पत्थर के घर्षित उपकरण बनाए गए। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास हुआ होगा। इन सब परिवर्तनों ने सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया को शुरू किया होगा, शुरुआत की। इन सब ने मिलकर सामाजिक की शुरुआत को जन्म दिया होगा, सामाजिक विभाजन की शुरुआत हुई होगी। अब फिर निष्कर्ष पे क्या पहुंचते हैं हम लोग? ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे जो निष्कर्ष पे हम लोग आए वह निष्कर्ष ये है कि ये नवपाषाण कालीन जो संस्कृति है, इसी संस्कृति ने आगे चलकर विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का आधार तैयार किया। ये जो ग्रामीण बस्तियां बसी, इन्हीं ग्रामीण बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में ही जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, राजस्थान और सिंधु में जो ये अस्थाई बस्तियां बसी, यही अस्थाई बस्तियों ने 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को समझाया। बस समझिए निष्कर्ष में क्या निकला। निष्कर्ष में निकला कि यही नवपाषाणिक कालीन जो संस्कृति है, इसी ने आगे चलकर विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। ये जो ग्रामीण बस्तियां बसी, जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, राजस्थान और सिंध में जो ये अस्थाई बस्तियां अस्तित्व में आई, इन अस्थाई बस्तियों ने 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य जो आई थी अस्तित्व में, ये इन क्षेत्रों में इन्हीं अस्थाई बस्तियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को समझाया है।
इन्हीं से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को समझा जा सकता है। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने जो शिक्षा की क्षैतिज पद्धति है उसका उपयोग कैसे किया। हम लोगों को समझना है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के बीज इसके पूर्ववर्ती संस्कृतियों में मिलेंगे। तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन संस्कृति है, तो इसकी पूर्ववर्ती संस्कृति जो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हम जाके ये देखेंगे कि आर्थिक परिवर्तन की, समाज की उत्पादन प्रणाली मतलब आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम लोग जब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में चलते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि नव पाषाण काल में उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना चालू किया और पशुपालन करना चालू किया, जिसके फलस्वरूप जमीन, भूमि, मानव और पशु में एक संबंध स्थापित हुआ, जिस संबंध ने मानव को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनाया। यही इसी को नवपाषाण काल में नवपाषाण कालीन क्रांति कहते हैं, नवपाषाण क्रांति कहते हैं। अब इस नवपाषाण क्रांति ने किया क्या? अस्थायी बस्तियों का विकास किया। अस्थायी बस्तियों के विकास से क्या हुआ होगा? उत्पादन वृद्धि हुई। उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। जनसंख्या वृद्धि जब हुई, उत्पादन वृद्धि हुई, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पात्रों की आवश्यकता हुई होगी। उनको सुरक्षित रखा कैसे जाए, ये समस्या आई। फिर मृदभांड अस्तित्व में आए होंगे। मृदभांड टिकाऊ कैसे बने, इसलिए उनको पकाया गया होगा, उन पर पॉलिश की गई होगी। फिर आगे तकनीकी विकास भी हुआ होगा। तो मतलब कुल मिला के कि इन चरणों से हमको ये मिला कि समाज में विभाजन की शुरुआत दिखती है। और हमने कहा कि समाज में विभाजन की शुरुआत जिस चरण में दिखती है वही चरण बताता है कि आगे यही संस्कृत विकसित सभ्यता में परिवर्तित होने वाली है। फिर निष्कर्ष क्या निकाला हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि जो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति हैं, जिसकी अस्थायी बस्तियां अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, राजस्थान और सिंध में लगभग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में बसी, इन्हीं ने विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक आधार तैयार किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के लिए अन्य मत कौन हैं और उन मतों की में सबसे सर्वमान्य मत जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता यहीं की पूर्ववर्ती ग्रामीण संस्कृतियों से ही विकसित हुई, तो ये क्यों अधिक मान्य है और अन्य जो मत हैं उनमें क्या विरोधाभास है, इस बात का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।